नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए क्विजेस लगातार चल रही हैं और ये आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल। इस पे 2 स्लॉट में क्विज आयोजित की जाती है। एक दिन का स्लॉट होता है, एक रात का होता है। मतलब कुल मिलाकर एक दिन में 2 आपको जो क्विज के आयोजन है वो मिलते हैं। और कोरोना वायरस की वैक्सीन की तरह ये स्लॉट नहीं है कि आप बुक कराने जाएंगे तो 5 दिन आगे तक का एडवांस में बुक रहता है। यहाँ पर आपको निश्चित रूप से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। और परीक्षा नजदीक आ रही है तो रिवीजन तेज कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, और इस क्विज में थोड़े ज्यादा प्रश्न हैं तो अभ्यास करने का ज्यादा अवसर मिलेगा। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, उसका वर्तमान नाम तो कुछ और है, लेकिन जो प्राचीन नाम है वो पिनाकिनी है। तो शिव जी का धनुष था पिनाक। ठीक है, भगवान शिव का जो धनुष था उसको पिनाक कहा जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव ने धनुष से एक रेखा खींची और बाद में उसी स्थान पे इस नदी का उद्गम होता है। तो ये पेन्नार है। ठीक है, पेन्नार इतना बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम हो गया है, पहले था पिनाकिनी। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। खंभात की खाड़ी मतलब पश्चिमी जो हिस्सा है हिंद महासागर का, मतलब अरब सागर का ही ये पार्ट है, कोई अलग से चीज नहीं है। ठीक, तो आप बताइए कौन सी नदी इसमें से जो पश्चिम दिशा में खंभात की खाड़ी है वहां पर समाहित नहीं होती। और इसमें अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयना। कोयना जो है वो खंभात की खाड़ी में प्रवाहित या समाहित नहीं होती। नदियों के अंदर जल होता है और पानी एक द्रव है, आप जानते हैं। और पानी की वो प्रवृत्ति होती है कि जिधर ढाल मिलेगा उधर प्रवाहित हो जाएगा, बह जाएगा। तो आप जानते हैं कि भारत की त्रिभुजाकार आकृति जो नीचे वाली है, मतलब दक्कन ट्रैप जिसे आप कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार की जो लावा उद्गार है या लावा चट्टाने हैं, उससे ये बना हुआ है। काली मिट्टी यहाँ बहुतायत है। तो ये बीच में ऊंचा है। ठीक है, और किनारे किनारे ढाल है, मतलब पश्चिम की ओर ढाल है और पूर्व की ओर ढाल है। तो जो पश्चिमी ढाल है उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो पूर्व की ओर ढाल है वो थोड़ा कटा फटा और ढलान कम है उसमें, मतलब ढलान तीखी नहीं है, तो वो पूर्वी घाट है। अब इसमें कुछ नदियां जो है वो इधर बह जाती हैं, कुछ इधर बह जाती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसमें कोयना हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, मतलब महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम होता है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के किस जिले से ये निकलती है? पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है और इसका जो प्रवाह है वो पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व दिशा में, वो पूर्ववर्ती वाला जो हिमालयन रिवर्स के साथ होता है वो मत समझिएगा। तो यहाँ जिलों के नाम दिए। कुल मिलाकर गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक से होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग जो है वो सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है, होता तो कई का है लेकिन उसमें जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होता है कृष्णा का। ठीक है, कृष्णा रिवर का। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। आजकल नदियों के क्वेश्चन ज्यादा है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, यानी पश्चिम की ओर उसका प्रवाह नहीं है? तो नर्मदा है, साबरमती है, लूनी है और कृष्णा है। तो आप देख रहे हैं ना, ऊपर की 3 नदियां ये हिंद महासागर का जो अरब सागर वाला भाग है उसमें जाकर ये मिलती हैं। ठीक है, लूनी तो गायब हो जाती है बीच में ही। और यहां देख रहे हैं आप कृष्णा को। कृष्णा का प्रवाह किधर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 6वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती ही है, मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक क्षेत्र है वहां से इसका उद्गम होता है। लेकिन उसके अलावा दूसरी कौन सी ऐसी नदी है जो कि अमरकंटक से ही निकलती? तो वो सोन है। ठीक है, सोन और नर्मदा दोनों का जो उद्गम स्थान है वो सेम। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? मतलब वो अरब सागर में जाकर समाहित होती है। तो इसमें आप चारों नदियों के नाम देख रहे हैं और भारत में देख लीजिए, इधर वाला अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, इस प्रकार से।
तो नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है, और चूंकि पश्चिमी घाट का ढलान जो है वो तीखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्लोप जो है बहुत लंबा गया है, तुरंत ही नीचे खाई मतलब समुद्र आ गया है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार की जब ढलान होती है ना, तो नदियां वहां एस्चुरी बनाती हैं, मतलब ज्वार नदमुख जो होता है उसको बनाती है, तो नर्मदा भी एस्चुरी बनाती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी को दर्शाता है। तो यहां पर कुछ नदियों के नाम दिए हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे पहले नंबर की नहीं, दूसरे नंबर की पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तापी हो जाएगा। ठीक है, तापी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो बहुत सरल आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली कौन सी है। ठीक, पहली जो सबसे बड़ी नदी है इस प्रकार का प्रवाह रखने वाली पश्चिम की ओर का, वो कौन सी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 9। यहां कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, मतलब यमुना को सपोर्ट नहीं करती है, उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो यहां आप देखें कि बाकी जो नदियां हैं वो तो है, लेकिन यमुना से न मिलने वाली नदी है सोन। आपने देखा था पीछे ना कि नर्मदा जहां से निकल रही है वहीं से सोन भी निकल रही है, तो ये गंगा को सपोर्ट करती है, यमुना को नहीं। तो नदियों, जो मुख्य नदियां हैं उनकी सहयोगी नदियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, खासतौर पे दक्षिण भारत वाली नदियां, वहां ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। काबिनी, हेमवती, अब यहां देखिए नाम लिया और हाजिर हो गया, काबिनी, हेमवती और अमरावती। ठीक है, अमरावती नदी का नाम है, उसी के नाम के आधार पे जो क्षेत्र है उसका नाम पड़ा है अमरावती। तो ये जो नदियां यहां दी हुई हैं ये किसकी सहायक है, मतलब किसको सहयोग करती, तो ये कावेरी को सहयोग करती है। ठीक है, कावेरी को ये सपोर्ट करती हैं तीनों नदियां। इसके बाद आगे चलते हैं, आंध्र की राजधानी भी है अमरावती। इसमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है आकार के हिसाब से, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे छोटी नदी है सोन। इस जितनी नदियां दिया हुआ है ना उसमें सबसे छोटी नदी कावेरी, कृष्णा और नर्मदा इससे बड़ी हैं। ठीक है, काफी बड़ी, लेकिन सोन उनसे छोटी। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है। ठीक है, अब ये चट्टान की ऊंचाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आते। यहाँ मेन बात यह है कि वो गरसोपा नाम का जो वाटरफॉल है या जलप्रपात है उसका निर्माण करती है, तो इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। मैदान में प्रवेश करने से पहले वो एक वाटरफॉल मतलब जलप्रपात बनाती है प्राकृतिक, और उसके बाद तब जाकर वो जो प्लेन है वहां पे बहती है। तो ये शरावती है। ठीक है, हेमावती नहीं हो सकता, घाट, यहाँ घट प्रभा लिखा है तो ये घाट प्रभा होगा, इसमें शरावती हो जाएगा। और कबिनी नहीं है, वो काबिनी है। असल में नदियों के नाम यहाँ थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए हैं। फिलहाल शरावती हमारा उत्तर है, सी वाला। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, मतलब नदियां बहती तो है ही है, प्रवाह उसमें होता है, लेकिन उसमें भी तरह तरह की डिजाइन बनती है। ठीक है, वो जैसा रास्ता पाता है ना पानी वैसे प्रवाहित होता है, तो उसमें अलग अलग आकृतियां बन जाती हैं, जैसे बीच में ऊंचाई है और किनारे ढाल है, तो वो एक स्रोत से निकलेंगे और उसके बाद चारों ओर ऐसे फैल जाएंगे, इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। या आड़ा तिरछा बीच बीच में रुकावट है तो वो वृक्षाकार पैटर्न टाइप का बना लेंगे। तो ये नदियों की प्रवृत्ति है। अब इसमें आप बताइए कि दक्षिण भारत में अधिकतर जो पैटर्न हमें दिखाई देता है वो कौन सा होता है। तो जो ट्री स्ट्रक्चर है नदियों का वही बनता है, पेड़ की जैसे शाखाएं होती है ना वैसे ही वृक्ष नुमा प्रतिरूप यहाँ पर बनता है, मतलब एक तना है और फिर ये ढेर सारी शाखाएं इसमें निकली हुई हैं इस प्रकार से। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया, अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अभी दक्षिण में हम लोग टहल रहे थे। तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के पास में है। ठीक है, हिमालय की जो क्षेत्र की मानसरोवर झील है उस इलाके में 3 प्रमुख नदियों का स्रोत पाया जाता है। तो वो नदियां कौन कौन सी, तो आप जानते हैं कि इसमें ब्रह्मपुत्र जो है वो वही मानसरोवर झील से उसका उद्गम होता है, आसपास ही है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वही झील है। और सतलुज है, उसके अलावा सिंधु है। ये जो 3 नदियां आप देख रहे हैं ना ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, लगभग एक जैसा ही स्रोत है आसपास। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। वैसे अगर आप ग्लेशियर अलग करने लगेंगे तो सब ग्लेशियरों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां थार डेजर्ट है, तो वहां से होकर बहने वाली नदी, और फिर ये समुद्र तक पहुंच भी नहीं पाती है बेचारी, गर्मी इतनी ज्यादा होती है और शुष्कता होती है कि वहीं पर ये रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, लूनी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसको राजस्थान में लूणी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 को देखिएगा, शिवकीला दर्रा हिमालय का दर्रा है, ये आप जानते हैं, ये किस घाटी में है, मतलब नदियों की घाटी होती है ना, दर्रे का मतलब क्या होता है, द्वार, तो ये आने जाने का रास्ता होता है। जैसे पर्वतमाला है, खासतौर पे हिमालय काफी ऊंचा है, तो पर्वतों को चढ़कर पार करना पड़े और बीच से एक रास्ता हो जिसमें कि हम चलकर उसे पार कर लें आसानी से, तो वही दर्रे होते हैं।
अब ये जो दर्रे हैं इसमें से नदियां भी होकर बहती हैं, तो यहाँ वही पूछ रहा है कि शिपकीला दर्रा जो है वो हिमालय की किस घाटी में है। मतलब नदियां जो है वो अपना रास्ता बनाती है ना, तो दर्रा वैसे भी बन जाता है। ये सतलुज घाटी में है, सतलुज नदी की जो घाटी है उसमें शिपकीला दर्रा बनता है। इसके बाद 17वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कहा गया कि इसमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि इसमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो कॉम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, ये वाली जो है इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी दिया है और मन्नार की खाड़ी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो हमारे भारतीय नक्शे से बिलोंग करती हैं, ये तो हमारा ही हिस्सा है। लेकिन अकाबा की खाड़ी जो है वो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं, ठीक उससे बाहर है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है, आपने कई बार नाम सुना होगा, तो नदी कौन सी है? कृष्णा है, ठीक है, यहाँ गोदावरी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कृष्णा नदी है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, 19वां, श्रीनगर, कश्मीर का श्रीनगर, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम के तट पर ये स्थित है। झेलम वहां की पूज्य नदी, तो यहां हमने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था। और उसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि उकाई बांध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है और वह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई की लोकेशन गुजरात में है, इसमें ज्यादा फंसने की जरूरत है नहीं। वैसे भी हर जो डैम बने हुए हैं या जलप्रपात हैं उनके लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वो स्थित है? तो यहाँ तमिलनाडु का वो जिला जो है वो तिरुचिरापल्ली है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का ये डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली, वहां पे ये बांध, जिसका नाम यहाँ आप देख सकते हैं, ये है ग्रैंड एनिकट डैम, ये अवस्थित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? यहाँ बड़ा नहीं पूछ रहा है, बड़ा पूछेगा तब तो पूरा क्षेत्रफल उसका देखना पड़ेगा ना, यहाँ लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई के मामले में सबसे लंबा कौन है? हीराकुंड है, ठीक है। भाखड़ा नांगल यहाँ पे नहीं होगा, ये हीराकुंड हो जाएगा। इसके बाद अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, गंडक सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का एक संयुक्त प्रयास है? तो नदियां जो है वो एक क्षेत्र से होकर तो बहती नहीं है, उनके रास्ते में बहुत सारे इलाके आते हैं, राज्य आते हैं, या फिर कम से कम शहर तो आते ही हैं। तो यहाँ दो राज्यों के बीच में ये साझा परियोजना है, उत्तर प्रदेश और बिहार से इसका कनेक्शन है, ठीक है, यूपी और बिहार। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? मतलब इसमें कोई और राष्ट्र जो था वो भी इन्वॉल्व था। अब इसमें आप बताइए। तो ये सोवियत संघ रूस था, ठीक है। रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है अभी भी। अब भारत इसको समझे, मतलब भारत के नेता इसको समझे या ना समझे वो अलग बात है। अमेरिका को बहुत ज्यादा हितैषी लोग मानते हैं, लेकिन असल में जो सच्चा मित्र है वो कौन है? रूस है। रूस ने हमेशा जो मुसीबत का समय था उस समय मदद की, और वो सबकी करता है। चलिए, तो इसमें सोवियत रूस हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा तो टिहरी डैम है, जो गंगा नदी का स्रोत है ना, आप जानते हैं गंगोत्री हिमनद, गोमुख से गंगा निकलती है, ऐसा लोग सुनते हैं। तो जब वो निकलती है वो हिमनद पिघलता है, पानी बनता है, तो जो पानी होता है ना उसको भागीरथी कहा जाता है। वो नदी जो है वो गंगा नहीं है, भागीरथी है, क्योंकि भगीरथ उसको उतारे थे, मतलब गंगा को नीचे ले आए थे। अब आगे जाकर जब वो अलकनंदा से मिलकर आगे एक संयुक्त धारा के रूप में बढ़ती है तो गंगा कहलाती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाती हैं तो वो कंबाइंड जो स्ट्रीम होती है उसको गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो टिहरी डैम है वो इन्हीं नदियों पर बना दिया गया है, मतलब इसी नदी पर बना दिया गया है। तो इससे हुआ क्या है कि गंगा की जो मेन स्ट्रीम थी, जहां से ग्लेशियर से एकदम प्रवाह के साथ पानी आता था, वो यही अवरुद्ध हो गया है। तो टिहरी डैम बनने से गंगा का वास्तविक स्वरूप बिगड़ गया है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, और ये उसके लिए अच्छा नहीं है, भले ही फायदा इससे हो रहा हो, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जब ये डैम बनना शुरू हुआ और बना तो इसका काफी विरोध हुआ था। प्रश्न संख्या 26, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज पर बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद चमेरा बांध, यहां देखिए चमेरा डैम जो है वो किस नदी पर बना है? ये रावी पर बना है, ठीक है, रावी पर बना है। इसके बाद 28वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य है इस मामले में सबसे नंबर 1, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा डैम पाए जाते हैं वर्तमान में। ये संख्या बदल भी सकती है, लेकिन परीक्षा तक नहीं बदलने वाली। उसके बाद देखिए 29वां, पैठन जल विद्युत परियोजना, ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो पैठन की लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में शिकायत की थी कि अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे हैं। देखिए यहाँ अब इस टेलीग्राम चैनल पे जूम करना संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि जो पिक्चर क्वालिटी है उसको अगर आप इनहेंस कर लेंगे ना,
तो ये चीज़ आपको साफ दिखाई देगी, छोटे अक्षर ही हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई देंगे और आवाज़ एकदम क्लियर तो सुनाई ही देगी। ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, यूट्यूब में सेटिंग होती है, क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेंगे ना तो थोड़ा सा ही छोटा वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपका डाटा नहीं लगेगा और आप क्लियर चीज़ों को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला। तो 29वें में पूछा गया कि पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ की है, मतलब किस राज्य में है। महाराष्ट्र की है, पैठन जो है महाराष्ट्र की है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद 30वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद नाम के जो झरने हैं यानी वाटरफॉल हैं वो मिलेंगे। ये जो नाम है ना इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, और यहाँ जो जिले का नाम है ना, मतलब रेलवे स्टेशन आपको चुनना है तो लोकेशन ही बतानी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुन्नार हो जाएगा। वैसे यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें ऊटी है, कोडाईकनाल है और यरकौड है, तो ये सब नहीं होंगे, इसमें मुन्नार हो जाएगा। ये तीनों के नाम बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 31 को देखते हैं। 31 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में है, तो लोकटक झील है, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क जो वेटलैंड के तौर पे घोषित है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। शंघाई नाम का जो डांसिंग डियर है वो वहां पे पाया जाता है, तो वो चीजें ठीक है, लोकटक हो जाएगा। 32वें प्रश्न में कहा गया कि चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ये खारे पानी की झील है, इतना आपको बता दिया गया। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब ये मैप वाला क्वेश्चन है, आपको अगर नक्शे की जानकारी है तो आप कर सकते हैं। महानदी डेल्टा के ये साउथ में पड़ती है, मतलब महानदी का जो डेल्टा बनता है ना यहाँ पूर्व वाले हिस्से में, उसके ये दक्षिण में यहाँ पर बनती है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ झीलों के नाम दिए हैं और संबंधित राज्यों के नाम दिए हैं। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो वूलर झील और केरल वाला है। वूलर झील केरल में कहां से पहुंच जाएगी, बाकी सभी तो सही है। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी वाला था, मतलब गलत हमें चुनना था। वैसे यहाँ देखिए एक चीज है कि पुलिकट जो है ये बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और आंध्र का जो बॉर्डर है वहां पे। ठीक, तो दोनों में आप देख सकते हैं। खैर, इसके बाद 34वें को देखिए। 34वें में कहा गया कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो ये यूपी में है। ठीक है, फुलहर झील जो है ये उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 35वें को देखते हैं। यहां कहा गया थोसेघर वाटरफॉल, ये जो थोसेघर वाटरफॉल है ये किस राज्य में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, थोसेघर वाटरफॉल जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है। ठीक है, इसमें जो दिया है उसमें वुलर झील सबसे बड़ी है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 37। अब यहां कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी को संग्रहित करना अनिवार्य कर दिया। जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम होता है, मतलब बारिश हो रही है तो पानी बहकर बेकार न हो, वो भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए काम आए, तो ऐसा अनिवार्य करने वाला राज्य कौन था, ये तमिलनाडु था। सबसे पहले ये काम इसने किया, अच्छी बात है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो शहरों में क्या होता है कि जो पक्की जमीन है उससे पानी बहकर गटर में जाता है, फिर गटर से समुद्र में, इस प्रकार से होता है, जमीन में जा ही नहीं पाता। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऊपर की जितनी घाटियां आप देख रहे हैं, करेवास है, भागीरथी है, काठमांडू है, ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन अराकू इससे बाहर है। अराकू जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, यानी इसमें 38वां हमने देखा है, तो 39वां पूछा जा रहा है कि मेघालय का जो पठार है, प्लेटू है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो आपको बतानी है। तो जो शिलांग की चोटी है ना, मेघालय के पठार की शिलांग की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ जो नाम दिए हैं उसमें आप देखें कि माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंचा है। यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को नहीं चुनना है, यहाँ पे केटू हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी हाल फिलहाल में बढ़ी है, और आप जानते हैं कि हिमालय जो है वो एक नवीन युवा वलित पर्वत है, अभी भी वो विकसित हो रहा है, उसमें लगातार भूकंप आते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, पूरा संवेदनशील है और उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। हालांकि पर्वत की ऊंचाई बढ़ने का भी एक मतलब लिमिट होती है, लेकिन अभी वो ऊंचा हो रहा है। तो उसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो अभी फिलहाल ऊंचाई जो उसकी देखी जाए तो 8,848 मीटर वर्तमान में, ठीक, और बढ़ेगी तो इसको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद 42वें को देखते हैं। इसमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो नाग टिब्बा उससे बाहर है भाई, और जितने हैं वो तो इसमें शामिल हैं, तो जो शामिल है उनको भी कृपया देख लीजिएगा, मतलब कंचनजंगा, मकालू और नंदा देवी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग
यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, लगभग इतने मीटर है। अब कितने मीटर है, तो ये लगभग 6000 मीटर है। सुदूर उत्तरी भाग की एक औसत ऊंचाई दी है, यहाँ एकदम एग्जैक्ट डाटा मत लीजिएगा, 6000 मीटर है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 44वें को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? मतलब सबसे लंबी, ऊंची नहीं कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है। तो ये पीर पंजाल पर्वतमाला है। क्योंकि यहाँ माला दिया है ना, तो माला में लंबाई ही देखेंगे, ऊंचाई तो देखेंगे नहीं। तो ये पीर पंजाल पर्वतमाला है जो कि लघु हिमालय में सबसे लंबी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं, पश्चिमी घाट क्या चीज है? तो पीछे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। बीच में ऊंचाई है और किनारे ढलान है, तो ये क्या है? ढाल है। तो ये पठार का ढलान है, पहाड़ का ढलान नहीं हो सकता क्योंकि दक्कन में क्या है? पठार है, प्लेटू है। तो ये पठारों का ढलान है। पूर्वी घाट भी यही है और पश्चिमी घाट भी यही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 46वें को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा और सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अनाईमुडी जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। 47वें में चलते हैं और प्रश्न संख्या 47 में कहा जा रहा है कि एमरोल्ड द्वीप समूह के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? मतलब किसे एमरोल्ड द्वीप समूह भी कहा जाता है? तो भारत के अधीन जितने द्वीप है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको एमरोल्ड द्वीप समूह भी कहा जाता है। इसका नाम जानते रहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 48, नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अब इसमें जो मिसमैच है यानी जो सुमेलित नहीं है वो आपको तलाशना है। तो नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, कंचनजंगा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और उपरोक्त सभी भी दिया है। मतलब उसको अगर आप चुनते हैं तो सब गलत हो जाएगा। फिलहाल इसका हो जाएगा कंचनजंगा और जम्मू कश्मीर, ये आपस में सुमेलित नहीं है, बाकी जितने हैं वो सुमेलित है। प्रश्न संख्या 49 को देखिएगा, वह सर्वोच्च शिखर आपको बताना है जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। वैसे तो देखा जाए तो सर्वोच्च हिमालय का जो शिखर है वो एवरेस्ट है, उसके बाद K2 गार्डविन आस्टिन है जिसपे कि विवाद चल रहा है, जमीन का विवाद भारत में उत्तरी क्षेत्र में काफी प्रबल है। तो ये चीजें, हालांकि वो हमारा ही हिस्सा है। अब नंदा देवी जो है ये पूरी तरह से भारत में स्थित शिखर है जो कि सर्वोच्च ऊंचाई वाला माना जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 50 को देख लेते हैं। केरल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, पीछे आपने देखा था ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें यानी 51वां, यहां पर आप देख सकते हैं 50 दिया है, उसके बाद सीधे 52वां क्रम आ गया है। तो कोई बात नहीं, नंबरिंग से नहीं मतलब है, प्रश्न से आपको मतलब है। यहां कहा गया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड राज्य में 3 जो है वो लोकेट करते हैं, एक उससे बाहर है। तो शिवकीला जो है वो इससे बाहर है, ठीक है। शिवकीला दर्रा कहां पे है बताइएगा। बाकी लिपुलेख, नीति दर्रा और इसके अलावा एक और है मुलिंगला, ये सब जो है ये उत्तराखंड के। प्रश्न संख्या 53 को देखिएगा, इसमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट, थालघाट और भोर घाट ये दक्षिण भारत के दर्रे हैं। तो इसमें आप देखिए कि राज्य जो कौन से जुड़ने वाले हैं ये दे रखे हैं, केरल और तमिलनाडु है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं यानी प्रश्न संख्या 54। पीछे हमने देखा ना कि रोहतांग दर्रा जो है वो प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब यहाँ दिया हुआ है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में? हिमाचल में है, ठीक है। उत्तर अपने आप मिल गया, तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, हिमाचल में है। कौन सा दर्रा किस राज्य में है ये आपको मालूम होना चाहिए। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला जो है वो किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ जोड़ने वाला काम दर्रे करते हैं, तो लेह को ये श्रीनगर से अटैच करता है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 56वें को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? जो सबसे छोटी है वो आपको बताना है। तो ये मुकुट पर्वत है, ठीक है। मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो सबसे कम। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं, मतलब जो कायदे से 56 है। अब यहां दिया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल में सबसे ज्यादा है? मतलब समुद्र तल से अगर नापते हैं तो सबसे ज्यादा मानी जाएगी। स्थान पूछ रहा है तो ये डलहौजी हो जाएगा भाई। इसमें देखिए जो बाकी विकल्प दिए, जैसे दार्जिलिंग दिया है, ऊटी दिया है, शिमला दिया है, तो ये बाहर है। डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप मैप की लोकेशन के हिसाब से भी यहाँ गेस कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 58वें को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? एकल द्वीप। तो एकल द्वीप में अगर आप देखें यहाँ कुछ तो समूह होते हैं। अब ये जो है ये समूह नहीं है। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ये सबसे सुदूर दक्षिण में स्थित है और सबसे बड़ा है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 59वें को देखिए, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला, आप ऐसे समझ सकते हैं, बीच से गुजरा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 60 में चलते हैं। उत्तरी अंडमान का उच्च बिंदु जो है वो 732 मीटर पर स्थित है। ऊंचाई आपको बता दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि उस चोटी का नाम क्या है? तो उसे सैंडल पीक कहा जाता है, ठीक है। सैंडल यहाँ सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि चोटी यहाँ दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो दोबारा चोटी लिखने का कोई मतलब नहीं था।
सैंडल। इसके बाद 61वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 में कहा गया कि मूक घाटी यानी साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो एक चीज जान लीजिए, देखिए साइलेंट वैली का शांति से यहाँ कोई संबंध नहीं है, हालांकि साइलेंट का मतलब तो शांति होता है। ये महाभारत कालीन घाटी है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, केरल में स्थित है। ये जग जाहिर बात है, इसमें बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत है भी नहीं। इसका असली नाम था सैरंध्री क्षेत्र या सैरंध्री घाटी। द्रौपदी यहाँ पर वन विहार करने के लिए आई थी वनवास के समय, जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था तो यहाँ वो मन बहलाने के लिए कुछ समय के लिए बहुत रमणीय स्थान था। बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे वनस्पतियों की प्रजातियां, बहुत ही सुरम्य जगह थी। तो यहाँ वो कुछ समय तक रुके थे और द्रौपदी को ये क्षेत्र बहुत पसंद था, तो इसका नाम पड़ गया सैरंध्री, जो कि द्रौपदी का पर्यायवाची है, सैरंध्री घाटी। बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो उनको हिंदी बोलने तो आती नहीं है, वो भी संस्कृत वाली हिंदी तो कतई नहीं, तो वो बोलने लगते हैं कि भाई साइलेंट वैली, ठीक है, अंग्रेजों वाले स्टाइल में साइलेंट साइलेंट करने लगते हैं सैरंध्री को, तो नाम बिगड़ जाता है। फिलहाल केरल। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 62वां। और 62वें में कहा गया कि ये जो चोटी है, मतलब इसका नाम आप खोजेंगे, ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है। पलक्कड़ क्षेत्र का नाम है, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो अंगीड़ा हो जाएगा। अच्छा नाम है ना, अंगीड़ा। इसके बाद अगले, अब ये देखिए अंगीड़ा नहीं, असल में अंगिरा है, ऋषि के नाम पर पड़ा है लेकिन नाम बिगाड़ दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। भारत में अधिकतर जगहों का नाम जो विदेशी है वो बिगाड़ कर रख देते हैं। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के क्षेत्र के या देश के रूप में जाना जाता है? मतलब खनिजों का दिल उसे कहा जाता है, सीधी बात है। तो ये पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है, ढेर सारे खनिज यहां से मिलते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 में चलते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है। मतलब जो प्रायद्वीपीय प्लेटू है ना, दक्कन प्लेटू, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? काली मिट्टी, जो बेसाल्ट लावा का उद्गार है उससे बनी हुई है। तो आपको ये बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो नाम भी इसमें जिक्र हो गया, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, ठीक है। ये जो तिकोना हिस्सा है उसी को दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 में कहा गया कि भौगोलिक इतिहास के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? प्राचीनतम यानी सबसे पुराना। तो ये अरावली है। अरावली इतना पुराना हो गया है कि ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में तब्दील हो गया है, मतलब इतना घिस गया है। समय के साथ जो पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां होती हैं वो शांत हो चुकी हैं और अपर्दन होने लगा है, तो वो घिस चुका है। तो ये अरावली। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 66वें में चलते हैं। नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, ठीक है। असम राज्य का जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ नदी द्वीप और एकमात्र द्वीपीय जिला है, सबसे बड़ा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 67वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुछ वर्षा या जो आंधी तूफान आते हैं इनके नाम दिए हैं और क्षेत्र दिया है। तो आंधी जो है वो उत्तर प्रदेश में चलती है, ठीक है, सही बात है। अपने यहाँ मतलब यूपी के जो लोग हैं वो जानते हैं, आसमान मटमैला होगा, हवा चलने लगेगी तो लोग कहते हैं कि लग रहा है कि तूफान या आंधी आएगी। तूफान नहीं बोलते हैं, आंधी आएगी, तो सही बात है। काल बैशाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। लू जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के मौसम में चलती है, शुष्क हवा होती है। आम्र वर्षा जो है ये ओडिशा की नहीं है। तो आप जरा बताइएगा कि आम्र वर्षा ये कहां पर, मतलब इसको कहां देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कई सारे प्रश्न जो बीच में पूछे गए हैं उनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 में कहा गया कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, जो फॉन्ट साइज है उसे बड़ा नहीं किया जा सकता, ये विवशता है, यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा कि जो वीडियो की क्वालिटी है उसको इनहेंस कर लीजिएगा यूट्यूब से, थोड़ा सा डाटा आपका लगेगा लेकिन वीडियो क्लियर दिखाई देगा। अब इसमें आप देखिए कि वन क्षेत्र कहाँ पे सर्वाधिक है। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट लेटेस्ट वाली है, मतलब अभी 2019 वाली को ही लेटेस्ट मानेंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं। इसके बाद 69वें को देखते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तराखंड में है बिनसर का जंगल, ठीक। ये जो जंगल है ये हिमालयन है और उत्तराखंड का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 70 में कहा गया वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो 21% जो भूभाग है यहाँ मोटे तौर पे दिया है, पॉइंट वाला जो डाटा है वो नहीं दिया है, ठीक है। तो वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो भूभाग है वो 21% है, ठीक। वन खंड की बात हो रही है, यहाँ वन प्लस वृक्षावरण के बारे में नहीं कहा जा रहा है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, अब यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से आप एग्जैक्ट डाटा देख सकते हैं। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर ये वन क्षेत्र है। वृक्षों की यहाँ अलग से जो फुटकर वृक्ष उगते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है, ठीक है। जंगल के लिए कुछ मानक होते हैं। इसके बाद 72 को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो भारत की जो जलवायु है उसमें बहुत ज्यादा विविधता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो पाए जाने वाले वन है वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। शुष्कता की कमी है
लेकिन ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये एक खास मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जब मौसम थोड़ा सूखा होता है। ठीक है, इनके अंदर प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 73, और इसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। सक्रिय रूप से, देखिए उत्पादन कहाँ कहाँ से हो सकता है, संभावना लोग जाहिर करते हैं, लेकिन वो एक्टिव है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है ना, वो कृष्णा गोदावरी बेसिन है। भारत में हालांकि पेट्रोलियम उत्पादन के बहुत ज्यादा अवसर है नहीं, यहाँ पे पेट्रोलियम के उतने न तो स्रोत है, न उत्पादन का उतना अवसर देखा जाता है, छिटपुट है। तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन हो जाएगा। इसके बाद 74वें को देखते हैं, मैग्नेटाइट क्या चीज है, मतलब इसको आपको केमिकल जो इसका फार्मूला है वो बताना है। तो मैग्नेटाइट ये होता क्या है, ये लौह अयस्क है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर इसका जो फार्मूला है केमिकल, ये देख लीजिए, Fe3O4, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा। Fe क्या होता है, इसको फेरम या फेरस कहा जाता है, ये आयरन का प्रतीक होता है, लोहे का। ठीक है, तो इसकी मात्रा यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है 4। ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइंड रूप में मिलता है, बाद में इसका शोधन होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न यानी 75वें को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। तो कार्बन खुद है तो कार्बन होगा ही, कोयले में भर भर कर कार्बन होता है और कुछ होता ही नहीं है। और डायमंड और ग्रेफाइट ये तो अपरूप है कार्बन के, ठीक है, उसी के रूपांतरण से बनते हैं, संरचना बदल जाती है ताप और दाब से। तो इसमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है यानी डी वाला, वो आपको चुनना चाहिए। और उसके बाद चलते हैं 76वें में, पूछा जा रहा है कि मोनोजाइट जो है, ये ज्योग्राफी कम साइंस का क्वेश्चन है, दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है, थोरियम जो होता है ना, उसका ये अयस्क है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, अधिकतर जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मतलब कम ही पाए जाते हैं। किस रेडियो एक्टिव, यहाँ देखिएगा, किस रेडियो एक्टिव तत्व के विश्व में सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा है जिसका सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो भारत के पास। तो थोरियम, पीछे आपने थोरियम को देखा था ना, ये रेडियो एक्टिव गुण वाला होता है और इसका सबसे बड़ा भंडार भारत में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 78वें में कहा गया कि भारत का रूर ये किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो भारत का रूर ये दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ठीक है, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके बाद 79वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बालघाट का मलंज खंड या मलाज खंड जो क्षेत्र है, और इसके अलावा राजस्थान का झुंझुनू, मतलब झुंझुनू वाला इलाका, वहां पे खेतड़ी की जो खाने हैं, सिंगना क्षेत्र, ये किस चीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ से क्या खोद कर निकाला जाता है। खनन कार्य तो होता ही है, लेकिन तांबा खोदा जाता है। इन क्षेत्रों से जो खनन होता है वो तांबे का होता है एक्चुअली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 80 को देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले कौन से एक गैर धात्विक खनिज है। तो इसमें अगर आप देखिए तो जो बाकी हैं वो धातुओं के खनिज हैं, मतलब धातु अयस्क या धातु खनिज के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना पायरोफाइलाइट, ये गैर धात्विक खनिज है, तो इसका डी वाला हो जाएगा। और यहां तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है, जिसमें कि वास्तव में 80 प्रश्न यहां दिया है, लेकिन वास्तव में 79 प्रश्न थे। तो अभ्यास कराना हमारा मूल उद्देश्य है, प्रश्नों की संख्या से नहीं मतलब है। प्रैक्टिस आप करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।